नेक्स्ट टॉपिक लिखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, मतलब नेक्स्ट टर्म कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, तो वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? एक तो होता है ना यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है? जो एक डाटा से रिलेटेड सारे एलिमेंट्स से कंसिस्ट करता है। वही डाइस वाले एग्जांपल लेके चलते हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? डाइस से रिलेटेड सारे नंबर जो डाई के अंदर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, बेसिकली ऑल द आउटकम्स ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, वो किसमें आ जाता है? आपका यूनिवर्सल सेट के अंदर। ठीक है ना? सी अगर मैं बोल रही हूँ कि ए के अंदर सारे इवन नंबर्स आएंगे, तो इवन क्या क्या हो गए? 2 4 6। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा? वो सेट जो यू को तो बिलोंग कर रहा है, यूनिवर्सल सेट का तो पार्ट है, लेकिन ए का पार्ट नहीं है। ए का पार्ट कौन सा नहीं होगा? तो ये होगा ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब वो एलिमेंट जो ए के अंदर लाए नहीं कर। ठीक है, देखो इसके अंदर इफ U is a universal set and A is a subset of universal set, then complement of set A is a set which belongs to U but not to A, but not to A। एग्जाम्पल इसको और कैसे डिनोट करते हो? ए सी या फिर ए बार। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूलाज लिख लो, सम फॉर्मूलाज रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, सम फॉर्मूलाज रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। देखो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ आउटकम्स टू ए, ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अच्छा, ऐसे अगर पी ए यूनियन बी की बात करें, क्या होता है पी ए यूनियन बी? जिसके अंदर ए के अंदर एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स सारे होंगे, जो या तो ए के अंदर है या फिर बी के अंदर है। तो पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी माइनस क्यों कर रहा है यहाँ पर? क्योंकि कॉमन वाला रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ क्या आ रहा है? ए के अंदर जो है और बी के अंदर दोनों में जो कॉमन है वो निकाल। ठीक है, अच्छा अगर इंटरसेक्शन हो ही ना, बेसिकली ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन आइटम्स है ही नहीं, तो जीरो ले लोगे ना ये। तो उस केस में लिख लो इन केस ऑफ जिसमें कोई कॉमन होता ही नहीं, उन सेट्स को बोलते क्या है? डिसजॉइंट। तो इन केस ऑफ डिसजॉइंट सेट्स पी ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी।
समझ आ गया? ऐसे ही नहीं, ये 3 सेट्स का यूनियन भी हो सकता है। 3 सेट्स के यूनियन के लिए फॉर्मूला क्या होगा? पी ए यूनियन बी यूनियन सी, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। अब इनके इंटरसेक्शंस को माइनस करना है दो दो के ग्रुप के, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी दो दो के ग्रुप्स ले लिए, फिर प्लस पी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। और अगर डिसजॉइंट सेट हो तो ये सारा इंटरसेक्शन 0, तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी लिख लो इन केस ऑफ डिसजॉइंट सेट। फास्ट तो नहीं हो रहा ना? क्या? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नोट करके लिखना है, पहले लाइन लिखो इसमें। इफ ए एंड बी आर टू, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स ऑफ यू, यू क्या है? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के दो सेट्स है, कौन से? ए और बी। तो इस केस में अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी निकालना हो कि बी के रिस्पेक्ट में ए में कितने आइटम्स है, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? देखो ए और बी है, कुछ इंटरसेक्शन हो सकता है इनके बीच में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ए क्या निकालना है, तो अपॉन में क्या हो जाएगा? उल्टा बी। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना हो ए के रिस्पेक्ट में, तो क्या करोगे? ए इंटरसेक्शन बी तो रहेगा ही अपॉन में बी ए। ठीक है, लिख लो। और यहाँ पे पी और पी बी क्या होगा? विच इज नॉट इक्वल टू 0। पी बी इज नॉट इक्वल टू 0, पी ए इज नॉट इक्वल टू 0। नोट रिपीट कर दो। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स ऑफ यू, क्या रिपीट करूं? इफ ए एंड बी आर टू सेट्स ऑफ यू, तो फिर उस केस में दो केसेस निकाल सकते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट नोट लिखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉइंट अक्रेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉइंट अक्रेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट, ये नहीं लिखा हुआ शब्द लिख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉइंट अक्रेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉइंट अक्रेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट is product of their respective probability, is product of their respective probability। देखो इसका मतलब क्या है? पी ए की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, पी बी की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, इन दोनों की अगर जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी? मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो वो कैसे निकलेगा इनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी? पी ए इंटू में
समझ आ गया? पक्का? ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट लिखो, इफ A and B are two sets, if A and B are two sets, if A and B are two sets, अगर दो A और B सेट्स है, उस केस में A माइनस B कैसे निकलेगा? फर्स्ट पार्ट है ये, देन फर्स्ट पार्ट करके लिखना A माइनस B, A माइनस B कैसे निकलेगा? A माइनस, इफ A and B are two sets, then, अच्छा आप लोगों को दिख रहा है बोर्ड? तो कभी रिफ्लेक्शन पढ़ते आप लोगों को, कभी नहीं पढ़ते? तो दिख रहा है? ठीक है, ओके। A माइनस B निकालना है, ठीक है? दो सेट्स है A और B, कैसे निकालोगे? A के एलिमेंट्स में से B के एलिमेंट्स माइनस करके मतलब निकाल के जो बचेगा वो इंटरसेक्शन माइनस, हाँ तो वही निकालना है ना, वही आएगा। फिर जैसे अगर A के एलिमेंट्स से 1 2 3 4 5 देखो A के एलिमेंट्स में से हम लोग क्या माइनस करते हैं? जो एलिमेंट्स A के B के हैं। A माइनस B का मतलब क्या हो गया कि A के एलिमेंट्स और B के एलिमेंट्स दोनों को क्या कर रहे हैं? माइनस, कि B के एलिमेंट्स और A के एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन लेना है। तो कैसे लोगे? पूरा A का एलिमेंट है, ठीक है? A के एलिमेंट में से क्या माइनस करोगे? इंटरसेक्शन ऑफ B के कॉम्प्लीमेंट। A माइनस B का मतलब क्या है? वो एलिमेंट्स जो A के अंदर है बट B में नहीं है, जो A के अंदर है बट B में नहीं है, तो A के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे क्या वो B के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन नहीं हो गया? अगर B के अंदर नहीं है, लेट्स से A है, ठीक है, 2 4 6 है और B है 1 3 5, ठीक है? B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? डाइस के लिए देखें तो 2 4 6, ठीक है? A माइनस B का मतलब क्या है? A के अंदर वो एलिमेंट्स जो B में नहीं है, तो A के अंदर जो एलिमेंट्स हैं क्या वो B के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल नहीं हो जाएंगे? उसका इंटरसेक्शन हो जाएगा ना, तो क्या हो गया? A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर मुझे सेकंड B माइनस A निकालना हो तो वो एलिमेंट्स जो B में है इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। समझ आ गया निकुंज? देखो A के एलिमेंट्स है 2 4 6 और B के एलिमेंट्स है 1 3 5, ठीक है? A माइनस B का मतलब क्या है? वो एलिमेंट्स जो A में तो है बट B में नहीं है। तो जो एलिमेंट्स A में नहीं है वो सॉरी B में नहीं है वो B के कॉम्प्लीमेंट में होंगे ना, तो B का कॉम्प्लीमेंट और A के एलिमेंट सेम होगा ना, तो वो किसके इक्वल हो गए? A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। जब सेम हो जाए तो इंटरसेक्शन आ जाता है ना, ठीक है? ऐसे फिर वर्क्स। क्लियर है? अच्छा समझ आ गया? नेक्स्ट टॉपिक लिखो फैक्टोरियल। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आई थिंक किया हुआ नहीं आपने? क्या हुआ? फैक्टोरियल आपने वो रैंडम वेरिएबल मैथमेटिकल डेफिनेशन। अच्छा तो वो आगे कर लेंगे। सबसे पहले फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या है? फैक्टोरियल क्या होता है पता है? इतनी तो मैथ्स पढ़ी हुई हम लोगों ने। जैसे अगर कि 5 फैक्टोरियल होता है तो 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना? तो बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है? जैसे हम लोगों को याद है, हम लोगों को डेप्रिसिएशन में एक मेथड था, कौन सा था? सम ऑफ डिजिट मेथड। उसमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का ऐड कर रहे थे। उस टाइम पे मैंने फैक्टोरियल का एग्जांपल दिया था,
याद हो तो फैक्टोरियल में क्या हो रहा है, उसका प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो लिखो इसके अंदर, इट इज द कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट, it is the continued product of first n natural number. It is continued product of first n natural number. तो अगर n फैक्टोरियल है तो कैसे निकालोगे उसका प्रोडक्ट? n-2 n-3 ऐसे ही, ठीक है। तो n अगर n फैक्टोरियल है तो n, n-1, n-2 यही होता है, लिख लो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो परम्यूटेशन। परम्यूटेशन इतने ज्यादा मुश्किल वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे मुस्कान, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर फॉर्मूलाज हैं, वो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना है, ठीक है। वो मैथ्स वाला वो पहले जो कर रखा था मैथ्स में, वो सब नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है। इसलिए कभी मैथ्स की एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर दो, वो सब नहीं आएगा, ठीक है। ओके, परम्यूटेशंस क्या होते हैं, कोई बता सकता है? राधिका? बेसिकली अरेंज करना किसी भी चीज को, कि मैं अगर कुछ अरेंजमेंट करनी है तो वो अरेंजमेंट हम कितने बेसिस से कर सकते हैं। लेट्स से अगर मुझे 9 स्टूडेंट्स को 3 रोज में डिवाइड करना है, 9 स्टूडेंट्स को 3 रोज में डिवाइड करना है, तो 3 स्टूडेंट पर रो हो गए, तो ये क्या हो गया, परम्यूटेशंस बना, कि बेसिकली ऐसे हम कितनी अरेंजमेंट्स, कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखो परम्यूटेशन के अंदर, इट इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, it is an ordered arrangement of group of objects. For example, arrangement of 9 different balls in 3 different rows. 9 different balls in 3 different रोज। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, NPR। NPR में n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पर n क्या है कि टोटल नंबर्स किसको अरेंज करना है और कितने वेज में अरेंज करना है, तो वो क्या हो गया r। तो यहाँ पर जैसे 9 बॉल्स को कितनी रोज में करना है, 3 में, तो n तो क्या हो गया 9 और r क्या हो गया 3, तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व कैसे करते हो, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, तो जो मल्टीपल आएगा क्या आ रहा है 504, ठीक है। समझ आ गया, आगे लक्ष्य क्या नहीं आया, ये 11-12 का नहीं है। देखो परम्यूटेशन, एक सेकेंड रुको, परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि बेसिकली एक चीज को कितने पार्ट्स में अरेंज करना, ठीक है। लेट्स से अगर मुझे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, इनके लिए मुझे सीट्स देखने की कितने कितने में अरेंज करें ताकि सबको एसी की हवा मिल जाए, ठीक है। तो फिर वो क्या हो गया, अरेंजमेंट करना हो गया ना। टोटल अगर लेट्स से 20 और 25 स्टूडेंट्स की अगर स्ट्रेंथ है तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास 4 रोज है, तो उन 4 रोज में मैं कितने कितने डिवाइड करूँ पर रो, वो क्या हो गया परम्यूटेशन, ठीक है। अब समझ आ गया लक्ष्य। तो उसको निकालने के लिए ना देखो फॉर्मूला क्या होता है, NPR
NPR का फॉर्मूला क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स जिसको हमें एडजस्ट करना है, या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसको एडजस्ट करना है, और r मतलब कितने अरेंज करने हैं, कितनी वेज में हम उसको अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हो गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. तो n क्या है? 9 और 6. फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? सक्सेसिव यूनिट से मल्टीप्लाई. तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल नीचे आ गया ना, तो 6 तक कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, 9 इंटू 8 इंटू 7. अच्छा, इजी वे से करने के लिए अगर ये भी समझना है तो देखो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1. ठीक है, तो नीचे भी क्या होगा फिर? 6 फैक्टोरियल है ना, 6 5 4 3 2 1. तो ये तो सारा कट गया, 6 फैक्टोरियल कट गया ना, क्या बचा? 9 8 7. अब समझ आ गया? ओके, अब नेक्स्ट लिखो कॉम्बिनेशन. देखो कॉम्बिनेशन क्या दिखाता है. वैसे भी कॉम्बिनेशन के अंदर ना हम लोग देखते हैं वो भी अरेंजमेंट से होता है कि कितने वेज में हम उसको अरेंज कर सकते हैं. बट यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पूरे होल डाटा को नहीं ले रहे, उस होल में से भी कुछ सेलेक्ट करना है, और वो सिलेक्टेड के क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. ठीक है, जैसे कि एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर ना 3 कंटेनर्स है. एक कंटेनर के अंदर है चॉकलेट आइसक्रीम, एक के अंदर वनीला और एक के अंदर स्ट्रॉबेरी. ठीक है, तो पानी आ रहा है मेरे तो एक हो गया चॉकलेट, वनीला एंड स्ट्रॉबेरी. तो अगर मुझे लेना है, कॉम्बिनेशंस बनाने हैं कि अगर मैं चॉकलेट कोई भी आइसक्रीम को रेंडमली उठाती हूँ तो चॉकलेट आएगी या वनीला आएगी. मुझे दो ही आइसक्रीम चाहिए एक बार में, मतलब 2 कॉम्बिनेशन चाहिए. तो एक बार जब उठाऊंगी तो 2 कोई भी आना चाहिए. क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? या तो चॉकलेट वनीला आ जाए, या वनीला स्ट्रॉबेरी आ जाए, या फिर स्ट्रॉबेरी वनीला आ जाए. ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन गए ना. ये कॉम्बिनेशंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन. ठीक है, एक पूरे होल डाटा में से कुछ चीज सेलेक्ट करनी है, तो वो सिलेक्शन कितनी तरीके से हो सकती है. क्लियर? लिखो इसके अंदर कॉम्बिनेशन इज अ selection of all or part of set of object without regard to order in which objects are selected. Without regard to order in which objects are selected. For example, if we have set of 3 letters A, B and C, then to select the ways in which 2 letters can be taken from a set, combination is used. कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? NCR. पहले परम्यूटेशन में P ले रहे थे, यहाँ पर C है कॉम्बिनेशन, तो NCR. फॉर्मूला क्या होता है इसका? n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. ठीक है, अब जैसे कि मान लो यहाँ पर ये एग्जांपल था ना, क्या कर रहे हो? 3 लेटर्स हैं, उनमें से 2 को चूज कर रहे हो, तो n तो कितना हो गया? 3, और 3 में से कितने ले रहे हो? 2, तो क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल. क्लियर है?
किसको नहीं आया समझ? समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट लिखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स देखो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली द इवेंट्स द अकरेंस ऑफ विच डज नॉट डिपेंड ऑन द अर्लियर इवेंट। कि अगर कोई इवेंट अभी होना है तो पहले क्या इवेंट हुआ था उसके ऊपर वो अफेक्ट नहीं करता। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर कॉइन लेते हैं, कॉइन को टॉस किया गया एक बार, ठीक है, हेड और टेल आ सकता है, ये आउटकम्स है। तो फर्स्ट टाइम में हेड आया, सेकेंड टाइम में दोबारा अगर मैं कॉइन को टॉस करूंगी, क्या मेरे को कोई फर्क पड़ेगा फर्स्ट वाले इवेंट से हेड आए या टेल आए? नहीं ना, वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब पहला इवेंट हो चुका, सेकेंड इवेंट फर्स्ट इवेंट के अकरेंस पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर कार्ड्स की बात करें, ठीक है, कार्ड्स के अंदर आई हैव लेट्स से 52 कार्ड्स। उस 52 कार्ड्स में से मैंने 4 क्वींस निकाल दी, ठीक है। सबसे पहले जब क्वींस नहीं निकाली होगी तब क्वींस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्वींस छोड़ो, एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/52। लेकिन अगर मैंने उसमें से 4 कार्ड्स लेट्स से क्वीन के निकाल दिए, ठीक है, तो क्वीन के 4 कार्ड्स निकाल दिए, अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेकेंड टाइम जब हम उसको शफल करेंगे तो 4/48। क्यों? क्योंकि उसमें से 4 कार्ड्स निकल चुके हैं। तो क्या यहाँ पर सेकेंड इवेंट फर्स्ट वाले इवेंट पे डिपेंड कर रहा है? क्योंकि फर्स्ट वाले इवेंट की वजह से मैंने 4 कार्ड्स निकाल दिए थे ना, जो हमने फ्यूचर पास्ट में इवेंट कर रहे हैं उसके, अगर कोई भी इवेंट उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है तो वो क्या हो गया? डिपेंडेंट इवेंट। बट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? वो इवेंट जो अक्कर होते जाएंगे तो उनका पिछले किसी भी इवेंट से अफेक्ट नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? अब जैसे अगर मैं कॉइन टॉस कर रही हूँ तो ऐसा तो नहीं ना हेड निकाल दिया टेल निकाल दिया फर्स्ट इवेंट के बाद, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये क्या हो गया? जैसे ऐसी डाइस के लिए भी कौन सा होगा? इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट, ठीक है, क्योंकि हम रोल करते जाएंगे और वो कुछ भी नंबर आ सकते हैं। पहले क्या हुआ डजंट मैटर, ठीक है। तो देखो इंडिपेंडेंट के अंदर 2 or more events are said to be independent when outcome of one does not affect when outcome of one 2 or more events are said to be independent when outcome of one does not affect and is not affected by outcome of other, is not affected by outcome of other. For example, if a coin is tossed, if a coin is tossed twice, the result of second throw would not be affected by second throw would not be affected by first one, would not be affected by first one, ठीक है। नेक्स्ट लिखो डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब क्या है? These are those events in which occurrence or non-occurrence of one event affects
non-occurrence of one event. These are those events in which occurrence or non-occurrence of one event does not affect affects probability of other event. Events in which occurrence or non-occurrence of one event affects probability of other event. Affects probability of other event. For example, probability of getting a queen from 52 cards क्या होगी? 4/52 is 4/52. But if card drawn is not replaced in the pack. But if card drawn is not replaced in the pack, मतलब वो एक कार्ड जो निकल गया उसको हमने दोबारा उसके अंदर नहीं डाला, तो then probability of getting a queen again is क्या होगी? देखो अब क्वींस 3 रह गई और कार्ड भी कितने हो गए? 51 ना, तो 3/51. ठीक है, समझ आ गया? लास्ट एग्जॉस्टिव इवेंट, लास्ट टर्म है एग्जॉस्टिव इवेंट. अच्छा देखो, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जितने हो सकते हैं ना पूरे डाटा के अंदर, उनको क्या बोला जाता है? एग्जॉस्टिव इवेंट्स. ठीक है, तो लिख लो इसके अंदर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, total number of possible outcome of an experiment और ब्रैकेट में लिख रहे हैं एक्सपेरिमेंट कौन सा होगा? रैंडम होता है ना, रैंडम. ऑफ एक्सपेरिमेंट ब्रैकेट में रैंडम कॉन्स्टिट्यूट exhaustive set of event, constitutes exhaustive set of event. Okay, okay. अब next क्या बचा है? अच्छा हाँ, नेक्स्ट लिखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से इवेंट्स होते हैं? जो ना बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम पर कुछ अगर हम थ्रो कर रहे हैं या फिर हम इवेंट देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, तो उस टाइम पर वो इवेंट जो एक पूरे डाटा में से एक ही अक्कर होगा और वो एक अक्कर हो गया तो दूसरे इवेंट्स अक्कर नहीं होंगे, चांसेस नहीं है. जैसे अगर मैं कॉइन को टॉस कर रही हूँ तो कॉइन को टॉस करने पे एक इवेंट कौन सा आएगा? हेड या टेल. अगर हेड अक्कर हो गया तो टेल अक्कर नहीं होगा ना, तो यहाँ पर हेड और टेल क्या हो गए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. कि एक अगर अक्कर हो गया तो दूसरे के चांसेस अक्कर होने के है ही नहीं. ठीक है, देखो इसके अंदर दीज आर द इवेंट्स if and only if कॉमा करके if and only if one of them occur at a time, if
only if one of them occur at a time. That is, occurrence of one event precludes precludes the occurrence of other event. For example, in case of tossing a coin, events head and tail are mutually exclusive. So mutually exclusive now. ओके देखो, जैसे कार्ड्स वाला क्या था, कार्ड्स के केस में क्वीन वाला बताया था मैंने आपको. क्वीन 4 क्वींस अगर निकालनी है तो 4 क्वींस निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/52. ठीक है, लेकिन अब सेकंड टाइम में अगर मैं उसमें से 4/52, बेसिकली ये जो हो जाते हैं ना वो इवेंट्स हो जाते हैं जो दूसरे के ऊपर अफेक्ट कर देंगे. तो जैसे कि अगर मैं एक 4 कार्ड्स निकाल देती हूँ उसमें से, क्वींस के अंदर 4 कार्ड्स जब निकाल दिए थे तो क्वींस की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई थी, एस की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई थी 4/48 ना. तो हमने क्या करा, एक कार्ड को निकाल दिया तो एक इवेंट के अंदर वो वाले कार्ड्स क्वीन की प्रोबेबिलिटी उसके अंदर नहीं आई ना एस के लिए निकालने के लिए, क्योंकि हमने क्वींस को वहां से निकाल दिया. तो फर्स्ट वाले इवेंट के अंदर तो क्वीन और एस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में थे, एस की अगर प्रोबेबिलिटी देखी, लेकिन सेकंड वाले के अंदर अगर मैंने क्वीन निकाल दिया तो एस उसके साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है. तो बेसिकली वो इवेंट टू इवेंट डिफाइन करेगा. लेकिन क्वाइंस के केस में हेड और टेल हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे. क्यों? क्योंकि हर चांस में या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. हाँ, ठीक है, समझ आ गया. उसके बाद ओके लिखो नेक्स्ट, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बेसिकली इसको और क्या बोला जाता है, ब्रैकेट में लिख लो, क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी. देखो हर एक इवेंट के अंदर ना ऐसे आइटम्स होते हैं जो या तो उस इवेंट के लिए फेवरेबल है या फिर अनफेवरेबल है. फेवरेबल का मतलब क्या है, जो अक्कर हो सकते हैं, और अनफेवरेबल का मतलब है जिसके अक्कर होने का कोई चांसेस है ही नहीं. ठीक है, तो जो भी अगर इवेंट्स होते हैं ना अक्कर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उनको डिवाइड कर रखा है क्लासिकल अप्रोच के अंदर बिटवीन 2 सिंबल्स m एंड n. मतलब m और n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर अ पर्टिकुलर सेट एंड अनफेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर अ पर्टिकुलर सेट. ठीक है, तो एक क्या हो गया फेवरेबल और एक क्या हो जाएगा अनफेवरेबल. क्या हर एक सेट के अंदर कोई ना कोई आइटम ऐसा होगा जो उसके लिए अनफेवरेबल होगा और कोई ना कोई आइटम ऐसा होगा जो उसके लिए फेवरेबल होगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर ए के अंदर इवन नंबर्स है 2 4 6, तो इसके लिए अनफेवरेबल आउटकम्स कौन से होंगे, जो ऑड नंबर्स हैं. ठीक है, तो ऑड नंबर्स बेसिकली क्या, वो ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं क्लासिकल अप्रोच के अंदर, देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इस केस में कितने हो गए, गाइस भूल जाओगी थोड़ी देर के लिए. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अगर मैंने एक लिया फेवरेबल और एक लिया अनफेवरेबल, अगर मान लो m को ले रही हूँ फेवरेबल और n को अनफेवरेबल ले रही हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, m प्लस n, मतलब फेवरेबल आउटकम्स प्लस अनफेवरेबल आउटकम्स. तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखते हैं,
प्रोबेबिलिटीज देखते हैं कि एक इवेंट की अक्रेंस के लिए फेवरेबल की प्रोबेबिलिटी कितनी है और अनफेवरेबल की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर लिखो, देखो if in an experiment m refers to favorable occurrence for event A, favorable events occurrence for event A, and n refers to occurrence which is unfavorable for event A, which is unfavorable for event A, then total number of outcomes will be क्या होंगे, m plus n, ठीक है। in this case probability for occurrence of event A is equal to, अच्छा किसके इक्वल होगा, फेवरेबल आउटकम्स कौन से है, m में, तो फेवरेबल अपॉन में m टोटल हो जाएगा ना, टोटल कितना है m प्लस n विल बी इक्वल टू m अपॉन m प्लस n, फेवरेबल अपॉन में m प्लस n, क्योंकि फेवरेबल वाला निकाल दो ना, है? आगे लिखो, these probabilities can be further classified into two cases. फर्स्ट लिखो odds ODDS, odds in favor of event A, odds in favor of event A, इसका मतलब क्या है कि देखो फेवरेबल आउटकम की रेशियो नॉन फेवरेबल आउटकम से कितनी है, यहाँ पर ऑड्स का मतलब क्या है, रेशियो बिटवीन द m to n का मतलब क्या है, फेवरेबल अपॉन में अनफेवरेबल, ठीक है। देखो फेवरेबल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, m अपॉन m प्लस n, अनफेवरेबल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, उल्टा हो जाएगा ना, n अपॉन m प्लस n, क्योंकि अनफेवरेबल n है ना, ठीक है। अब फर्स्ट केस दे क्या रखा है, ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए, इन फेवर का मतलब क्या हो गया, फेवरेबल की प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू अनफेवरेबल, ठीक है। तो वो कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल कितनी है, m अपॉन m प्लस n, m अपॉन m प्लस n, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल क्या है, n अपॉन m प्लस n, तो ये क्या हो गया m अपॉन n, ठीक है। लेकिन अगर मुझे प्रोबेबिलिटी अगेंस्ट निकालना हो तो अनफेवरेबल अपॉन में फेवरेबल, तो n अपॉन m, ठीक है, ये लिख लो। फर्स्ट वाले केस में ये लिखो, और सेकेंड वाले केस में सेकेंड लिखवाऊं, सेकेंड लिखो, ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए,
odds against event A क्या होगा? n upon n रिवर्स, क्योंकि अगेंस्ट हो गया ना. बेसिकली देखो, जब फेवर निकालना था तो फेवर आ गया ऊपर और नीचे अनफेवरेबल आ गया. अगेंस्ट निकालना है तो अनफेवरेबल ऊपर आ जाएगा, नीचे फेवर. ठीक है, एक नोट लिखो. यहाँ पे ही खत्म हो गया ये वाली थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी. ठीक है, एक नोट लिखो. इफ इवेंट्स आर mutually exclusive in that case sum of their individual probability of occurrence is equal to 1. If events are mutually exclusive, then sum of their individual probabilities of occurrence is equal to 1. इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटीज जो होंगी ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, एक अगर अक्कर करेगा तो दूसरा अक्कर नहीं करेगा, तो क्या सबकी प्रोबेबिलिटीज डिवाइड हो जाएंगी ना. जैसे हम लोगों ने वेटेज नहीं किया था, वेट से याद है आप लोगों को, इंपॉर्टेंस बताता है. तो ऐसे ही एक ए बी या सी की इवेंट अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा ना वो क्या होगा? 1. जैसे वेट्स का टोटल 1 होता है ना, तो ऐसे अगर 3 इवेंट्स ले रहे हैं, कोई भी एक अक्कर करेगा ना, तो उस एक में से 100% में से मैं देखूंगी ना कि उस 100% में से ए की चांस कितना है, बी का कितना है, सी का. क्या वो 100 को एक्सीड कर सकता है? नहीं ना. तो वेट्स के अंदर क्या हो गया, पॉइंट्स में आ जाता है ना, तो वो 1 को एक्सीड नहीं करेगा. ठीक है, तो दैट इज PA plus PB plus PC will be equal to, किसके इक्वल होगा? 1. PA plus PB plus PC equals to 1. ठीक है, और सेकेंड नोट लिखो. प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of one particular event is also known as marginal probability of that event. इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे पूरे होल डाटा में से एक की प्रोबेबिलिटी देखनी होगी, एक नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो प्रोबेबिलिटी उसके लिए क्या हो गई है? मार्जिनल प्रोबेबिलिटी. लेट्स टेक एन एग्जांपल, वही लेते हैं डाइस वाला एग्जांपल. 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6. 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6. ये सब जो है इंडिविजुअल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है ना, तो ये 1 की 1/6 क्या हो गई है? मार्जिनल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, एक पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मार्जिनल प्रोबेबिलिटी. लिख लो. फॉर एग्जाम्पल, टू चूज एन ऑब्जेक्ट एट random from n object means that each object has same probability 1/n of being chosen and is known as their marginal probability. ठीक है, समझ आ गई ये आपका? ओके, सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. हाँ, अब
अब सेकंड लास्ट रह गया बस। लिखो रैंडम वेरिएबल, जल्दी हो जाएगा, फटाफट हो गया खत्म। रैंडम वेरिएबल, थक गए हो आप लोग? अभी तो क्या, अभी तो स्टार्ट हुआ है, कह लो अभी एनर्जी आ गई है ना। रैंडम वेरिएबल तो चैप्टर तो खत्म करना है। रैंडम वेरिएबल का ओके नाउ सी, रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखो कोई भी एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। कोई भी बेसिकली द एक्सपेरिमेंट विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ बायसनेस, तो उसके जो वेरिएबल्स होंगे, उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाते हैं? रैंडम वेरिएबल। कोई भी एक्सपेरिमेंट रैंडम होगा, कहने से तभी हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। अगर वो बायस्ड होगा तो फिर तो प्रोबेबिलिटी निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, वो तो अक्सर होना ही है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग लूडो खेल रहे हैं, ठीक है, 4 पीपल, तो लूडो में एक ना एक चीटर तो होता है, ठीक है। तो अगर उस चीटर को 6 नंबर लाना है, डिसाइड करना है, तो वो कैसे भी करके ले आएगा उस 6 को, ठीक है। हाँ सीधा डाल दो, ठीक है, तो 6 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, फिर बायसनेस इन्वॉल्व है ना, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के अंदर प्रोबेबिलिटी तभी यूज होती है जब हम लोग एक्सपेरिमेंट्स क्या कर रहे हैं, रैंडमली कर रहे हैं, क्योंकि फिर प्रोबेबिलिटी के चांसेस हो सकते हैं, और रैंडम नहीं है तो फिर तो वो इवेंट होना ही होना है, तो प्रोबेबिलिटी उसके अंदर देखने की कोई मतलब ही है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकाली ही क्यों जाती है? ड्यू टू रैंडम एक्सपेरिमेंट। उन रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के जो आउटकम्स होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। देखो इसके अंदर कंसीडर a simple experiment of tossing an unbiased coin. Consider simple experiment of tossing an unbiased coin. Unbiased coin. In such case, we do not know in advance whether the outcome is इसमें देखो would be लिखो, whether the outcome would be head or tail. But in such a case, we know for sure that in a long sequence of tosses, about half of outcome would be heads. क्या ये सही है? प्रोबेबिलिटी हाफ है ना हेड्स की, तो 1/2 इज इट करेक्ट? कि एक ना एक अक्रेंस में हाफ आउटकम किसके लिए है? प्रोबेबिलिटी हेड्स के लिए। If this does not happen, after full stop, if it does not happen, then we can suspect that either the coin or the person tossing it is biased. Either the coin or the person tossing it is biased. Therefore, random variables are the outcome of random experiment, which leads to an uncertain outcome
which leads to an uncertain outcome before experiment is run. Uncertain outcome before experiment is run. The random variable can be of two type. देखो तो दो टाइप्स के रैंडम वेरिएबल्स हो सकते हैं. एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वो वेरिएबल जिनको हम काउंट कर सकते हैं, विच आर बेसिकली काउंटेबल. जैसे कि मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, क्या मैं इनको काउंट कर सकती हूँ? तो उसके लिए मेरे पास आउटकम्स है जिनको मैं काउंट कर सकती हूँ. तो वो इसके प्रोबेबिलिटी मेरे बिल्कुल किस में लगेंगे? एब्सोल्यूट टर्म्स में, काउंटेबल टर्म्स में. तो ये क्या होगा? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स. ठीक है. ऐसे ही फिर नेक्स्ट क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, बेसिकली विच आर नॉट सर्टेन इन द सेंस कि टर्म्स में सर्टेन नहीं है. सर्टेन तो ऊपर वाली भी नहीं है कि कौन सा होगा. अनसर्टेन मतलब बेसिकली यहाँ पर मैं काउंट नहीं कर सकती किसी भी डाटा को. ठीक. बेसिकली टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है कितने. तो एग्जाम्पल दे सकते हो टोटल नंबर ऑफ आउटकम. लाइफ ऑफ इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी देखनी हो तो देख सकते हो. मुझे क्या पता, हो सकता है 100 years हो या हो सकता है 20 years ही हो. आई कैन नॉट प्रिडिक्ट.